डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो है 3 मॉडल पेपर इस वीडियो के दौरान, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प की जा सके। और आपको जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पे या जो भी क्वेश्चंस पेपर्स दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो पाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया कि सर आप जो एग्ज़ाम पेपर्स हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, इनमें से काफ़ी हमें हेल्प मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपने कमेंट्स को बिल्कुल पिन करना ना भूलें, ताकि हम लोगों को पता चल सके तो हमारे वीडियोस आपके लिए कितने लाभकारी हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है। अवतल वक्र होता है, उत्तल होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, या धनात्मक ढाल वाला होता है। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं मैंने उसमें डालवा दिए हैं, सॉल्व करके एकदम बढ़िया तरीके से, और समझाया भी है कि वक्र बनेगा तो कैसा बनेगा। तो हर चीज़ों को जब आपको अगर पढ़ना होगा तो इंस्टेंट आपको हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हम जब जब करते हैं आपके इकोनॉमिक्स या फिजिक्स कुछ भी हम सॉल्व करते हैं, या आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका भला हो पाए, क्योंकि स्पेशली उनके लिए आपका हर बार में नया नया वीडियो सेम क्वेश्चन का बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक फर्म जो है उसकी कीमत स्वीकार नहीं करती है, तो एकाधिकार के अंतर्गत करती है, या फिर अल्प अधिकार के अंतर्गत नहीं करती है, या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत, या उपरोक्त के अंतर्गत। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। वस्तु की पूर्ति वक्र खिसकता है जब क्या होता है। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर। इस पे इस तरह से, जैसे ये पीडीएफ किसी ने हमें भेजा है या पीडीएफ हम जो बनाते हैं, तो इस तरह का पीडीएफ ही आपको भेजना होगा बना करके, तो आपको सोल्यूशन जो है उनके मिल जाएंगे 2022 पेपर एग्जाम के। ठीक है। वस्तु का पूर्ति वक्त खिसकता है, जो हमने थर्ड क्वेश्चन देखा था, ये आपने देख लिया है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसका आपको बताना है। इसके बाद जो है, एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एन एसेट इज कॉल्ड, यानी कि जिस वजह से परिसंपत्ति का निर्माण होता है या संपत्ति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, इसमें देखिए, निवेश गुणक का मूल्य निर्भर करता है, किस पे करता है। सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अगर आपने इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस देखे होंगे। हमारे चैनल पे सारे वीडियोस मिलते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, और उनको आपको देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इन सभी के सॉल्यूशंस को। जहाँ पे जरूरत पड़ती है कि हाँ इन पेपर का सॉल्यूशन नहीं किया है और ये क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, तो उसके सॉल्यूशंस हम अलग से करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है सातवां क्वेश्चन, हु क्रिएट्स क्रेडिट्स। तो आपको पता है साख का सृजन कौन करता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन करता है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, तो सातवें क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से बता सकते हैं। कई बार बोला जाता है कि साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है, और इसका साख सृजन जो है वो उसकी क्या क्या वो हैं, आप बता सकते हैं। उसके निर्माण की विधियाँ क्या हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन के हिसाब से, 4 नंबर या 6 नंबर में। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा के हिसाब से आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही चुनना है। इसके बाद में है नौवां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, स्टॉक आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेंज इज, यानी कि विस्तार एक श्रेणी का खाली स्थान है, तो क्या है ये आपको बता देना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक के किन्हीं दो कार्यों की व्याख्या करनी है। उत्पादन क्या करें की समस्या का व्याख्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप देखेंगे ना, तो आप देखते ही कहेंगे अरे सर क्वेश्चंस तो हमने पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़े थे। तो इनको जरूर तैयार करिएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो सके। ऐसे किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए जिनसे मांग वक्त खिसकती है। विभिन्न प्रकार के बाजार के रूपों के आधार पर जो है फर्मों की संख्या की विशेषताएं जो आपको समझानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 से लेकर 14 क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं 3 मॉडल सेट्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अन्यथा कोई क्वेश्चन छूट जाएगा और वो एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार देखिए, और आपने ये देखिए कि आपने प्रिपेयर किया था कि नहीं किया था, अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में देखिए 15 क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, जिसमें है माप की समन्वय इकाई का अभाव। ये वाला जो है कथन आप जानते हैं, माप की समन्वय इकाई क्या होती है। वस्तु जब ये आपका जो होता है ना बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग जो है कोई भी सामान लेते देते थे, पहले तो मुद्रा चलती नहीं थी, तो मुद्रा की जगह क्या करते थे कि 5 भैंस तू दे दे और मैं 10 तुझको गाय दे दूंगा, या 50 बकरी दे दूंगा, तो उसके बदले इस तरह से चलती थी। या 2 बकरी दे दो और 10 किलो चावल ले लो। तो ये यहाँ पर माप की इकाई है ना, यही एक प्रॉब्लम करती है कि मतलब अब 10 गाय के बदले
2 किलो चावल या 2 बोरी चावल, तो यहाँ पे माप का वो अभाव होता है, तो उसी एग्जाम्पल को दे करके आप इसको समझा सकते हैं। इसके बाद आज ये 16 क्वेश्चन पे आप देखेंगे, एक वस्तु की पूर्ति अधिक की उसकी संतुलन कीमत पर प्रभाव की व्याख्या करनी है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बहुत ही सिंपल और पॉपुलेट मतलब क्या होता है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इसके बाद सूचकांकों के कोई 3 उपयोग जो है आपको बताना है। इंडेक्स नंबर के बहुत सारे उपयोग हैं, आप बता सकते हैं। इसके बाद में है स्वनियोजित व्यक्ति की मिश्रित आय अर्थ उदाहरण के सहायता से आपको समझा देना है। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ बताइए, कभी कभी अंतर पूछता है व्यष्टि समष्टि का, और ये क्वेश्चन कॉमन है। जब से इकोनॉमिक्स चला है तब से ये किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी अंतर बताइए, कभी परिभाषा बताइए, कभी इसका अर्थ बताइए, इस तरह से ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है भेद, यानी कि आपको जो है बताना है कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां। यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों के लिए मैंने अंतर बताया हुआ है ऑलरेडी वीडियोस के दौरान। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और एक ही पेपर, जब मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए गए हैं। आप उन दूसरे वीडियोज़ को देखिएगा। ये मत देखिए कि वो झारखंड का है कि यूपी का है, बिहार का है। बस इकोनॉमिक्स का पेपर हमेशा देखते रहिए। अगर आप अच्छा स्कोर या मेरिट लिस्ट में जाना चाहते हैं तो सब जगह के पेपर्स आप पढ़ना पड़ेगा, और सिलेबस वही रहता है सेम, एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे ओपन हो चाहे रेगुलर हो। इसके बाद में आ जाइए, कैलकुलेट करना अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पे टेबल दे रहा है, इससे आपको माध्य का जो है गणना करना है। माध्य का गणना भी मैंने बताया है, मैथमेटिक्स में भी बताया है। उसके बाद में बिजनेस मैथमेटिक्स नाम से कॉमर्स में आता है एक सब्जेक्ट, उसमें भी बताया है मैंने। तो हर चीज़ मैंने बताई है, और मेरे चैनल पे जो है मैं ही अकेला सब कुछ पूरे वीडियोस को कंसीडर करता हूँ और कंबाइन करवाता हूँ, और सॉल्यूशन भी मैं ही देता हूँ। बाकी जो टीम है वो मेरे निरीक्षण में काम करती है। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सभी वीडियोज़ में मेरी ही आवाज़ और मेरी ही जो है आपको लैंग्वेज मिलेगी। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट क्लोज और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश की अवधारणाएं और बंद अर्थव्यवस्था को समझा देना है। उसके बाद में पूर्ति वक्र की दाईं ओर खिसकने के 2 कारण जो है वो आपको लिख देने हैं। उसके बाद में उसको समझा देना है, क्योंकि 4 नंबर है तो लिखने के साथ साथ समझाना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हास मान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में जो घुमाया जाता है इस क्वेश्चन को। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ एक टेबल दे रखी है, जिसमें आपको आउटपुट है, टोटल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, सभी कॉस्ट है। तो इस तालिका को आपको पूरा करना है। यहाँ पे उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी है, कुछ यहाँ पे संख्याएं दे रखी है, बाकी ब्लैंक छोड़ दिया है, फिर बाद में यहाँ पे आपको दे दिया गया है, फिर ब्लैंक छोड़ दिया गया है। और उसके बाद में अंतिम तो सीमांत लागत आप जानते हैं, ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जब आपके पास टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल अवेलेबल है और आउटपुट के साथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे फिलअप्स आपको सॉरी जो है इसमें नेट जो है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, कभी कभी फैक्टर कोस्ट पे पूछता है, कभी कभी अलग पूछता है। ठीक है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद पे पूछता है, कभी कुछ पूछता है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख करके इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इनके लिए मैंने फॉर्मूला जनरेट भी किया हुआ है, बहुत सारे सवाल इसके लिए करवाए हैं। अभी अभी लेटेस्ट वीडियोज़ जो आप इकोनॉमिक्स के देखेंगे मेरे, तो उनमें आपको इनके सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। बस वहाँ पर डाटा चेंज मिलेगा, आपको ये वाला डाटा चेंज मिलेंगे, लेकिन जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद की कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला लगेगा, कौन सा आपका लेना है, कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है, सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है डिफाइन कर देना है मांग की कीमत लोच की परिभाषा क्या होती है, वो दे देनी है। उसके बाद में 10 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर एक वस्तु की मांग जो है 500 इकाई है। जब इसकी कीमत 10% कम हो जाती है तो इसकी मांग की मात्रा में 60 इकाई बढ़ोतरी होती है। कीमत बढ़े कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है मांग की मात्रा हमेशा बढ़ती है। मांग की लोच जो है आपको निकालनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करना है आपको फिजिकल मेजर्स। तो एक अर्थव्यवस्था के मांग आधिक्य की जो है स्थिति को सुधारने के लिए राजकोषीय उपायों की व्याख्या आपको कर देनी है। तीसरा जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फिर से आपको प्राइस और क्वांटिटी और कमोडिटी दे रखी है PQRS, और इसको सूचकांक जो है आपको उसको निकाल देना है और लाभ पेयर की कीमत के हिसाब से। उसके बाद में नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब कर देना है प्रवृत्ति अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं को। और उसके बाद में एक आपका टेबुलर फॉर्म दे रखा है जिसमें आपको एक्स और वाई के बीच में सहसंबंध गुणनक का जो है आपको व्याख्या करनी है, यानी कि निकाल करके आपको कैलकुलेशन दे देनी है। तो इस तरह से आपने देखा है इस क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए जिसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। हमेशा जब वीडियो देखें तो ध्यान से और सावधानी से देखें। वीडियो बनाना और उसको देखना दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो दोनों को आप फॉलो कीजिए। हमारा बनाने में जो मकसद लगता है या फिर आपके लिए जो करते हैं
कम से कम उसको देख करके, और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग आपको जो वीडियो बनाते हैं तो आप उतने से कितना गेन कर पा रहे हैं और कितनी आपकी हेल्प हो पा रही है। तो ये है आपका दूसरा मॉडल पेपर। चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर में। देखिए इसमें क्या है, पूर्ति में विस्तार के कारण को आपको लिखना है। क्या होता है यहाँ पे, मतलब चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें सेलेक्ट कर देना है। अगर लिखने को बोले तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, विस्तार के कारण क्या होता है वो आपको बता देना है। इसके बाद में है सकल घरेलू उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर जो है उसको हम क्या कहते हैं ये आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख पाएंगे, सीमांत लागत वक्र का आकार जो है वो कैसा होता है। सभी को अच्छी तरह से पता है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीमांत मध्य के विचलनों का जोड़ जो है इसके समान होता है। किसके समान होता है ये आपको बता देना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके बाद में है आपको नीचे की ओर ढलवा सीधे रेखा मांग वक्र के मध्य से नीचे के भाग पर मांग की कीमत लोच यह होती है। क्या होती है ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। और गिफ्ट जो है आप पहले तो कभी कभी की गिफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये ध्यान रखना है। गिफ्ट टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका होता है गिफ्ट आपको बता देना है। और गिफ्ट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना कि गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये वाला गिफ्ट जो है, ये वाला गिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गिफ्ट दूसरा भी होता है। ये गिफ्ट तो उपहार जो है यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, तो ये उपहार वाला यानी कि जो हम ले जाते हैं किसी के लिए प्रेजेंट करते हैं हम, कोई कोई गिफ्ट बोलते हैं ना, बर्थडे पार्टी वगैरह शादी वादी, एक गिफ्ट आता है जो गिफ्ट का भी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी इकोनॉमिक्स में, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपको, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी या शून्य हो जाएगी। उसके बाद में वस्तु का विनिमय यह है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुड फॉर गुड इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं आप अच्छी तरह से, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अभी अभी हमने बात किया था, जो इससे पहले वाला मॉडल पेपर मैंने दिखाया था, कि उसमें वस्तु के बदले वस्तु ही लेते हैं, पैसे का कोई रोल अदा नहीं होता, क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं थी, और मुद्रा सभी के पास थी भी, तो सभी के पास अवेलेबल नहीं थी। तो सब लोग क्या करते थे कि कोई वस्तु लेनी है तो उसके बदले में वो दूसरी वस्तु को क्या करते थे, दे देते थे, और उसी के बदले में जो है वो दूसरी वस्तु का मांग भी कर लेते थे। वहाँ पे एक ही चीज़ थी, जो आपका सबसे बड़ा, एक तो उसकी कोई इकाई निश्चित मात्रा का कोई मापदंड नहीं था। दूसरा है कि अ, वो जो है हर जगह लागू करना में मतलब आसानी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो बहुत सारे रीजंस है उसके फेल होने के, बाकी अच्छी सुविधा थी जो आपके पास है, उसी से काम चल जाता था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जीडीपी में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के अनुमान के आधार पर वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बता देना है। इसके बाद में जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूर्णतः लोचदार पूर्ति वक्र का आकार जो है वो कैसा होता है ये आपको बता देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है 11वें क्वेश्चन को। अब हमारे तो एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति मापों के तीन प्रकार बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कभी कभी ना आप सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन आता है। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है और इसको समझा देना है। इसके बाद में सह संबंध गुणांक की कोई तीन विशेषताएं बता देनी है। यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है, और इसी को जो है आपको इसमें से रेंज निकालना, विस्तार जो है आपको निकालना। रेंज मैंने बता रखा है, रेंज क्या होता है, विस्तार कैसे निकालते हैं। इसके बाद में स्थापन वस्तु और पूरक वस्तु से क्या अभिप्राय, आप जानते हैं पूरक वस्तु जिसको हम एक सब्स्टिट्यूशनल और कम्प्लीमेंट्री, दो गुड्स के नाम से बहुत अच्छी तरह से विख्यात है, और दोनों की परिभाषा कभी कभी पूछती है और कभी कभी दोनों में अंतर पूछ लेता है। तो ये प्रत्येक का उदाहरण भी देना है आपको। सीमांत उपयोगिता हास नियम आप उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। उसके बाद में प्रवाह चर से आप क्या समझते हैं, उसके भी दो उदाहरण आपको दे देने हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में केवल सामान्य लाभ ही क्यों कमा पाती हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत औसत परिवर्तनीय लागत और औसत जो है स्थिर लागत व्यवहार को आपको बता देना है, समझा देना है। कभी कभी इनमें सब में से अंतर भी पूछा जाता है। इसके बाद आ जाइए अंतर्निहित यानी आरोपित और मौद्रिक लागत से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण देकर आपको समझा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पाद किया जाए, आर्थिक समस्या। देखिए आप आर्थिक समस्याएं पूछ लेता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कभी कभी तो पूरा पूछ लेता है कि बताइए सारे के सारे कितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और उनको विस्तार से समझाइए। कभी कभी केवल एक ही देता है उनमें से उठा करके, किसके लिए उत्पाद किया जाए, कितना उत्पाद किया जाए और कैसे उत्पाद किया जाए। तीन इकोनॉमिक जो टेंडेंसी है उसको हम याद रखेंगे तो हमारा जो है सबसे पहले तो आर्थिक, जब हम इकोनॉमिक में ये चीज़ पढ़ते हैं तो ये चीज़ें कहाँ कैसे किसके लिए और कैसे किसके लिए और किस प्रकार जो है ना उत्पाद किया जाए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद में कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे पूछ लिया, देखिए कभी कभी आपका डायरेक्ट मेथड भी आता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि पूछता है, कभी कभी आपका इनडायरेक्ट विधि भी पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है सारी विधियों को।
उसके बाद में इस तरह का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट मिलेगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर बता करके इसमें से किसका मूल्य अधिक हो सकता है और क्यों, ये भी आपको रीजन जो है स्पष्ट कर देना है। वाणिज्य बैंकों की जो जमाओं का स्वीकारक जो कार्य है उसको समझाना है, और इसका मेन कार्य तो जमाओं का स्वीकार करना ही है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, इस वस्तु की मांग में वृद्धि हो तो इस परिवर्तन से होने वाले प्रभाव की श्रृंखला को आपको समझाना है कि क्या होगा। वह विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में ली जाने वाली मुख्य सावधानियां को आपको समझा देना है। उसके बाद में राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, देखिए तीनों अंतर बताने हैं, कभी कभी तीनों में से एक एक का डेफिनेशन भी पूछ लेता है 2 मार्क्स में। बताइए कि नहीं कि किन किन्हीं 3 तरीकों से केंद्रीय सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई कर सकती है। कोई 3 तरीके आपको बता देने हैं। एक, अर्थव्यवस्था में मांग के आधिक्य को नियंत्रण करने में बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं को आपको जो उसमें योगदान देती है वो आपको बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो देखिए एक्सप्लेन कर देना, मीनिंग पूर्ति में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, ये आपको समझा देना है। और एक विक्रेता जो है एक वस्तु 8 रुपये प्रति इकाई पर 20 इकाई बेचता है, 8 दूनी 16, 160 रुपये के हिसाब से उसने मतलब पूरी इकाइयाँ बेच दी। यदि पूर्ति की कीमत लोच जो है 3 हो तो वह 10 रुपये प्रति इकाई पर कितनी मात्रा बेचेगा। यहाँ पे आ गई पूर्ति कीमत लोच, और लोच के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद में है आपको अधिमान वक्र की कोई 3 विशेषताएं, प्रत्येक विशेषता का से क्या पता चलता है ये आपको बता देना है। उसके बाद में टेबुलर फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस टेबुलर फॉर्म को देख लीजिए, इसमें आपको क्या निकालना है, सरल औसत अनुपात और मूल्य अनुपात विधि द्वारा जो है इसका सूचकांक आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर सैंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी हैं। एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे इनकम मेथड भी यूज़ करना है, एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ करना है, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। तो दोनों मेथड को आपसे पूछ लिया, यानी कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देख लिया तो इसको जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके दोनों मेथड क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो आपने अभी भी देखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था सेकंड नंबर। अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों थर्ड नंबर पेपर आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो इनमें से कौन सी स्थिति ये औसत नहीं है। और MCQs हम 10 देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे बड़े क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद में एक अधिमान वक्र पर जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो कैसी हो जाएगी वो आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि 8 इकाई लागत का कुल भौतिक उत्पाद जो है 40 इकाई है और 10 इकाई का आगत जो है 48 इकाई हो तो 10 इकाई आगत की सीमांत भौतिक उत्पाद कितनी इकाई होगी ये आपको बता देना है। इसके बाद आता है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत जो है वो बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती है, ये सब आपको बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। कई बार तो मैंने इस वीडियो में मतलब इकोनॉमिक्स की वीडियो में पहले तो ये बताया कि कौन सी आयों को शामिल करना है, कौन से को नहीं करना है, कौन सा नेगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक्स जो है ना अपने स्कूल में भी अपने टीचर से, आप जहाँ पे ट्यूशन लेते हैं उनसे, या फिर जब भी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करते हैं उन पे वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा। और कोई भी ये मत सोचिए कि अचानक से आपको एक महाराजा वाला वीडियो मिल जाए, वो कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, हम जब सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप अभी देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम अलग अलग वीडियो में, कई वीडियो में ये क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करवा चुके हैं। तो बार बार में मतलब एक ही क्वेश्चन को हर वीडियो में सॉल्व करा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी ये वीडियो होने वाली है 17-18 मिनट की, लेकिन आप में से 5 मिनट भी कोई वीडियो को नहीं देखेगा। तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी मुसीबत होती है जब हम 20 मिनट की मेहनत करें और आप अपने फ्री समय में से 3 मिनट भी नहीं दे पाए। तो ये बहुत बड़ी एक आलोचना के पात्र भी हो जाते हैं स्टूडेंट। इस चक्कर में भी हम लोग जो है ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते कि बच्चे जब देखेंगे नहीं तो मेहनत करने का फ़ायदा क्या। तो आधार वर्ष के कीमतों पर आधारित एक वर्ष का GDP की गणना
की जा सकती है, जिसे क्या कहा जाता है उसको आपको बता देना है। उसके बाद में बचत फलन क्या है, ये मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उसके बाद में क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक इज ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम, ये जमा निर्माण बोलते हैं या मुद्रा निर्माण बोलते हैं, साख निर्माण बोलते हैं, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, सेविंग। तो ए और बी दोनों होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर ये चार ऑप्शन में से सेलेक्ट कर देना है। आ जाइए 9वें क्वेश्चन पे, मूल्य की एक रूपता मुद्रा का यह कार्य जो है ये प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय अन्य में से आता है, किस में आता है ये आपको बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जमाओं का वह अनुपात कि एक वाणिज्य बैंक अपने पास केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखता है, ये क्या कहलाता है। देखिए ये भी एक आता है, कभी कभी ये पूरा का पूरा सीधा पूछ लेता है जी, वाणिज्य बैंक जो है अपने पास में केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्य बैंक के अपने पास के जो है और केंद्रीय बैंक के पास जो है नगद के रूप में जो है वो रखता है अनुपात। उस अनुपात को हम एक नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, आपको याद होगा। और एक आता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो इसको CRR बोलते हैं, एक SLR बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करना और इनकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। दोनों चीज़ें मैंने समझाई अलग अलग वीडियोज़ में। इसके बाद में आपसे आर्थिक नीतियां बनाने में सूचकांक कैसे सहायक होते हैं उदाहरण के साथ में बता देना है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, जो कि मैंने कई बार बोला है, समष्टि और व्यष्टि, इसके बारे में तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, प्रत्येक का उदाहरण भी पूछ लेता है, कभी अंतर पूछ लेता है, कभी परिभाषा पूछता है, कभी अर्थ पूछता है। अर्थ और परिभाषा थोड़ा सा आपको देखिए, अर्थ में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, परिभाषा में आप सिंपली उसकी जो डेफिनेशन है वो बता देंगे। जब एक वस्तु की कीमत 3 रुपए गिर जाती है, उसकी मांग 18 इकाई से बढ़कर के 24 इकाई हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा किसी भी सामान का गिरेगा, पेट्रोल के दाम आज ही गिरेंगे तो लोग बाग अपनी टंकियों को फुल करा लेंगे। समझ सकते होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से जब भी कोई मात्रा मतलब कीमत गिरती है तो उसकी मात्रा जो है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मांग की कीमत या कीमत की लोच जो है -1 है। परिवर्तन से पूर्व की कीमत की गणना आपको कर देनी, यानी कि जब ये परिवर्तन नहीं होता तो क्या होगा वो आपको बता देना है। स्पष्ट और आरोपित लागतों में भेद एक उदाहरण की सहायता से आपको कर देना है, और पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या आपको समझा देनी है। इसके बाद में है आपको डेप्रीशिएशन, यहाँ पे दिया गया है, कभी कभी पूछता है मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है 1-2 नंबर के लिए भी। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ वैल्यूज, और आपको सिंपल सिंपल राष्ट्रीय प्रज्योत आय की गणना करनी है, यानी कि इसमें आपको GNDI की गणना कर देनी है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस जो है बना चुका हूँ इन सभी चीज़ों को गणना के बारे में। और कभी कभी क्या बच्चों को यही नहीं पता GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, जी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, और मतलब उस पे क्या होता है, डिस्पोजेबल पे क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एक अलग से वीडियो, इसके लिए स्पेशल वीडियो विदाउट क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए बेसिक नॉलेज का एक वीडियो बना दूंगा। उसको आप देखेंगे तो आपके 10th 12th तो आपने पढ़ ही लिया, आने वाले समय में जब आप किसी GDP संस्था से जुड़ेंगे, नौकरी करेंगे, या उसके अलावा जो आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनमें, और साथ ही साथ आपके हायर स्टडीज़ में वो वीडियो सहायक होगा। तो मतलब ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि जो आप 10वीं 11वीं से देखेंगे और ग्रेजुएशन तक के बच्चे उसको देख करके सीख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, एक उदाहरण की सहायता से सीमांत बचत प्रवृत्ति की अवधारणा को समझाना है, और मांग में कमी की समस्या को हल करने में मौद्रिक नीति के एक उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं उसकी भूमिका को समझा देना है। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों से उपभोग व्यय की गणना आपको कर देनी है, और यहाँ पर जो है आंकड़े सारे दे रखे हैं। उसके बाद में है आपका राजकोषीय घाटा की परिभाषा क्या होती है, ये आपको बता देना है, अर्थ बता देना है, और ये क्या दर्शाता है ये भी आपको बता देना है। उसके बाद में क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से चतुर्थ की गणना करनी है, प्रथम चतुर्थ तक की गणना कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है, क्या उत्पाद किया जाए, केंद्रीय समस्या का संक्षेप में वर्णन का है। मैंने आपको बताया क्या उत्पाद किया जाए, कैसे उत्पाद किया जाए, और किसके लिए उत्पाद किया जाए। ये 3 समस्याएं हैं, तीनों समस्याओं को बड़े तरीके से पढ़ लेना। इनमें से तीनों कभी कभी पूछा जाता है, तीनों को समझाने का पूछा जाता है, कभी कभी तीनों में से कोई कोई एक एक पूछा जाता है। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता हास नियम एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझा देना है।
कुल भौतिक उत्पाद सीमांत भौतिक उत्पाद के बीच की जो संबंध है यानी रिलेशन है उसको आपको समझा देना है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में। उसके बाद में एक उत्पाद से पूर्ति अधिक्य से आप क्या अभिप्राय है, ऐसी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को समझा देना है। सामान्य निवासी की अवधारणा क्या होती है वो आपको समझा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है इसमें कैलकुलेशन दिया गया है मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जो कभी कभार बच्चों को अटकाने के लिए पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना। अगर आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे तो माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक दोनों पूछा जा सकता है, या फिर अलग से एक एक पूछा जा सकता है। इसके बाद में है एक्सप्लेन कर देना उद्देश्य क्या होता है, औसत का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, पर्पस और चॉइस ऑफ एवरेज बता देना है। 29 क्वेश्चन में जो है कुल कैसे प्रभावित करते हैं ये कीमत मांग लोच को, तो इसमें कुल व्यय में भाग जो है वो क्या होगा, कैसे प्रभावित करेगा, कीमत स्तर और आदत कैसे प्रभावित करते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपको बता देनी है। अगला जो क्वेश्चन है आपूर्ति की परिभाषा, आपूर्ति को फर्म का उद्देश्य कैसे प्रभावित करता है ये आपको बता देना है। इसके बाद में इसमें पूछा गया एनडीपी आपको फैक्टर कॉस्ट पे एफसी पे निकाल देना है। तो ये मैंने बताया, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और इनको समझाया हुआ है, लेकिन इसके लिए स्पेशल एक मतलब जनरल वीडियो बनाऊंगा जो कि 10वीं से लेकर के 10वीं का बच्चा जबकि इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, 10वीं से लेकर के हायर क्लास के स्टूडेंट्स तक उस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। उसमें कुछ भी लिखने वाली चीज़ नहीं बताऊंगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिसको आपको राइट करना है। केवल आपका ना दिमाग, आपका मेंटल एबिलिटी ठीक है तो आप आसानी से उस चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये जो कभी कभी एनडीपी जो होता है ये फैक्टर एफसी कोस्ट पे कैसे निकलेगा। कभी कभी बहुत सारे मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हम क्लास लेते हैं तो 1 से 1.5 घंटे का वो क्लास होता है, और वो हायर मैराथन क्लास बोल सकते हैं, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाता है। अगर कोई डाउट होता है तो उसी वीडियो को दोबारा देखने से आपका वो डाउट भी निकल जाता है, यानी कि आपको किसी टीचर या किसी एजुकेटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार दोबारा समझते हैं, क्या होता है कई चीज़ें ना बोली जाती हैं और आपको समझ में नहीं आती है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपने उस समय उस बातों पे ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा स्किप करना है, मुझे फटाफट वीडियो को समझ लेना है, तो आप फटाफट के चक्कर में क्या है छोटी सी गलती करते हैं, और उस वीडियो को अगर आप दोबारा देखते हैं तो शायद जो आपने गलती मिस्टेक की होगी तो वो आपको वहाँ पे सुधारने का मौका मिलता है, और जो चीज़ आपने नहीं समझी थी वो वापस से आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद की गणना आपको कर देनी है। अंतिम प्रश्न जो है इसमें पूछा गया सरकारी बजट का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उद्देश्य को आपको समझा देना है। तो ये हो गया आपका 32 क्वेश्चन, और 3 सेट्स मैंने आपको बताए हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, आपका नेक्स्ट एग्जाम कल ही है और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।